एमपी छत्तीसगढ़ में बरसात के मौसम में आए दिन हादसे हो रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में सैकड़ों लोग जान जोखिम में डालकर एसईसीएल की कॉलोनी में रहने को मजबूर हैं। उन्हें पता है कि जिसे वो छत समझ रहे हैं वो कभी भी मौत बनकर उन पर गिर सकती है, लेकिन बेबसी ऐसी है कि ये लोग कहीं और जा नहीं सकते। हम आज इन सैकड़ों जान पर साफ दिख रही मुसीबत की ओर प्रशासन, एसईसीएल प्रबंधन और सरकार का भी ध्यान खींचना चाहते हैं, क्योंकि जो खतरा दिख रहा है उसे देखते हुए वक्त जाया करना जानलेवा साबित हो सकता है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, तमाम मेहमान होंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर आपको भी हालातों का असली आकलन पता लग सके। इस समय मौजूद हैं एसईसीएल चिरमिरी एरिया के आजाद नगर कॉलोनी में, जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बांस की बल्लियों पर यहां पे जिंदगी लोग जी रहे हैं, जीने के लिए मजबूर हैं, पानी की किल्लत से परेशान हैं। किस जर्जर स्थिति में यहाँ के कॉलोनी है, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम बात करेंगे इस पे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है नीली पाल। अच्छा, क्या समस्या क्या है यहाँ पे? हम कॉलोनियाँ देखने बहुत जर्जर स्थिति में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मतलब जो रूम है वो पूरी तरह जर्जर हो चुका है। बहुत जन आए इस यहाँ पे देख रेख भी किए, कुछ नेता लोग, कुछ अभिनेता लोग, सभी लोग आए यहाँ देख रेख करने के बाद में चले गए, लेकिन इस यहाँ का कुछ भी ठीक नहीं हुआ, समस्या का हल नहीं हुआ। पानी से लेके घर से लेके हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि लाइट का भी प्रॉब्लम है। अगर तूफान उफान हवा चलता है तो लाइट भी वैसा ही गोल रहता है, कईयों दिन तक तो लाइट ऑफ ही रहेगा। 4-4 दिन बाद, 5-5 दिन बाद पानी खुलता है, जिसकी वजह से लेडीज़ लोग इतने प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ढोने के लिए तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन हर कोई तो नहीं ढो सकता ना पानी। समस्याएं काफ़ी भी है। कुछ हमारे साथ जो हैं और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? नौशाद खान। अच्छा नौशाद जी, क्या ये जो देख रहे हैं जर्जर स्थिति में कॉलोनियाँ, पूरी कॉलोनी है, कितने मकान हैं और कितनी समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे 750 मकान हैं करीबन। इसकी काम जो 25-30 साल पहले हुआ था, आज ये जो मकान है कम से कम 40 से 50 साल चलना था, मगर ये 25 साल में ही इसकी पूरी हालत ख़राब हो गई। ये प्रशासन और एसईसीएल के साठ घाट में ये सब बना हुआ था। आज लोग मौत जिसको कहते हैं कि जिंदा मौत की तरह इसमें रह रहे हैं। ये कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, और उसके साथ साथ इतने लोग बीपीएल कार्ड के अंतर्गत में आते हैं जिनके पास गरीबी रेखा में रहते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। उनके रहने मकान, उनकी ज़मीन कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, वो अपना जीवन यापन इसी मकान पे कर रहे हैं। और पानी को लेकर के आज यहाँ पे लोग कभी कहाँ से जा कर के जो तुर्रा था दूर दूर में, वो तुर्रा भी बंद होने के कगार पे है। जो यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर दूर में तुर्रा है, उसमें भी पानी आता बहुत कम है, गंदगी से एकदम भरपूर है। टैंकर जो है यहाँ पे 2 दिन 3 दिन में आता है। लोग मतलब सब इतने पानी के लिए कि टैंकर के पीछे पीछे दौड़ते हैं, और पूरी तरीके से टैंकर भी उपलब्ध नहीं है। लोग हमारे यहाँ के पार्षद जो है आह्वान करते हैं, वो पार्षद जो है वो ला करके टैंकर को पूर्ति कराते हैं, मगर उससे समस्या का समाधान नहीं होना है। लोग, महिलाएं जो हैं 2-2 दिन में, 3-3 दिन में नहा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका यूनिफॉर्म है, कपड़ा है, पीने के पानी, सारी समस्या इस आज़ाद नगर में है। और ये गोदरीपारा आज़ाद नगर जो है एक बीच में है, मगर इसका देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है। इसका देख रेख करने के लिए कोई भी नहीं है। जर्जर मकानों में लोग रह रहे हैं, मौत की जिंदगी के बीच में जी रहे हैं लोग, मजबूर होकर के पानी की समस्याओं से। अब देखने वाली बात यह है कि एसईसीएल प्रबंधन इस ओर ध्यान कब देती है। एनडीटीवी के लिए चिरमिरी से मनोज सिंह की रिपोर्ट। सवाल बहुत अहम है, और वो जो एक तस्वीर थी उस तस्वीर ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि सीढ़ियों को, छज्जों को बल्ली लगाकर, लकड़ी के लट्ठे लगाकर उन्हें रोका गया है। लेकिन सवाल यह कि क्या ये लकड़ी की बल्लियां, लट्ठे मौत को रोक पाएंगी?
हादसों को रोक पाएंगी? ऐसा लगता तो नहीं है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ SECL के सब एरिया मैनेजर अरुण कुमार चौहान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरुण जी, मैं स्वागत करता हूं आपका इस चर्चा में। इसके साथ साथ युवा कांग्रेस के प्रवक्ता शिवांश जैन जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिवांश जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा अरुण जी आपसे। अरुण जी, ये जो आजाद नगर में SECL के क्वार्टर्स हैं, इनकी तस्वीरें देखी आपने? आप गए हैं वहां, उसके बारे में आपको जानकारी है या आज आपको पता लग रहा है? नहीं, इसके बारे में पूरी जानकारी है और इसकी जानकारी वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको दी भी गई है। सारे लोगों को नोटिस सर्व किया गया है। अब अगर कोई हठधर्मितापूर्ण रवैया अपनाते हुए अवैध रूप से अगर कहीं पे निवासरत है तो ये एक जरूर से सोचने का विषय है। वो सब लोग जानते हैं कि ये जगह जर्जर है, वो ये भी जानते हैं कि वो यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं, लेकिन रह रहे हैं। अब इसको कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। शासन प्रशासन से मदद लेके इस प्रकार की जगहों को चिन्हित करके खाली कराने का प्रयास करना पड़ेगा। अरुण जी, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जितने ये लोग रह रहे हैं, ये सारे SECL कर्मचारी, उनके परिवार हैं? नहीं, ये सब अवैध रूप से वहां पे निवासरत हैं। तो ये कैसे वहां रह रहे हैं? जब आपके सरकारी क्वार्टर्स हैं, आपके क्वार्टर्स हैं, आपने अपने कर्मचारियों को दिए, तो ये नॉन SECL कर्मचारी वहां कैसे रहने लगे? यही तो हठधर्मितापूर्ण रवैया है। जबकि इनको नोटिस भी दिया जा चुका है, बताया जा चुका है मकान जर्जर है, कभी भी ध्वस्त हो सकता है। और ये ना केवल एक जगह की नहीं, ये पूरे के पूरे चिरमिरी क्षेत्र में ये बीमारी फैली हुई है। मैं अरुण जी समझ नहीं पा रहा, आपने अपने कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्स बनाए आज से 30 साल पहले, उसमें आपके कर्मचारी रह रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो आपके कर्मचारी नहीं है, तो आपके देखिए, कर्मचारियों को क्या ये यहाँ क्वार्टर का- अलॉट नहीं यहाँ- हुए, ये खाली पड़े रह गए, उन पर कब्जा हो गया? क्या स्थिति बनी, कैसे आ गए ये लोग? चिरमिरी क्षेत्र का जो माइनिंग इतिहास है वो सन 1923 से यहाँ पे माइनिंग हो रही है और रहने के लिए मकानों की का नाम से उस समय से निर्माण होते रहे। और यहाँ पे बिफोर नेशनलाइजेशन भी माइन चली हैं, उसके बाद भी नेशनलाइज हुआ, उसके बाद भी माइन चल रही है। आज SECL के अंदर में भले ही चल रही है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो समय समय पर, एक समय था जब चिरमिरी क्षेत्र में 18,000 एम्प्लॉय हुआ करते थे और उतने के रहने के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था। ठीक। लेकिन आज वर्तमान में SECL के अपने एम्प्लॉय खुद 3,000 के आसपास रह गए हैं और बाकी जितने भी मकान हैं वो सब में अवैध कब्जाधारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। यानी आपका कहना यह है, जो मैं समझ पाया, कि ये जितने फ्लैट्स हैं, ये जितने घर हैं, ये खाली कर दिए गए थे और उसके बाद इन पर कब्जा हो गया। जी, तो सर, सवाल ये उठता है कि अगर ये खाली हो गए थे और ये जर्जर थे, तो इन्हें गिरा क्यों नहीं दिया गया? ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई कि वहां कोई कब्जा कर ले? और कब्जा अगर हो गया तो उसे खाली क्यों नहीं कराया गया उस वक्त? जिस समय ये मकान खाली हुए उस समय वो इस स्थिति में नहीं थे। जर्जर तो अब वो क्या नाम से समय जैसे जैसे बीतते गया वो जर्जर होते गया। तो ये लोग किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं कि और उन्होंने मकान आप खरीद उनको लिए हैं? नोटिस देने किस के हैसियत से बाद, रह रहे ये हैं लोग? आगाह करने के बाद कि ये मकान जर्जर हो चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अरुण जी, ये किराएदार की हैसियत से रह रहे हैं कि इन्होंने खरीद लिए हैं, कुछ कुछ एग्रीमेंट कराया है? किस किस तरह से रह रहे हैं लोग? ये बिल्कुल माने ताला तोड़ के घुस के रह रहे हैं, ना कोई एग्रीमेंट है ना कुछ है। ठीक है, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। शिवांश जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं युवा कांग्रेस के हमारे साथ। शिवांश जी, हालांकि सरकार अब आपकी नहीं है प्रदेश में, तो जाहिर बात है आपके लिए तो ये खुली फील्ड होगी खेलने के लिए, लेकिन ये दरअसल सियासत से अलग एक सवाल आम आदमी की जान को लेकर है। अगर इन लोगों के पास कहीं बेहतर रिहाइश होती या बेहतर अगर मौका मिलता, तो कोई क्यों जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालेगा अपने बच्चों के साथ? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आपने बिल्कुल सही बात कही आसिफ जी। आज आप ये सोच लीजिए कि अभी हमारे जो सब एरिया मैनेजर है उन्होंने बताया कि चिरबिरी में 1923 से माइनिंग हो रही है और 1923 से रहने वाली यहाँ 3-3, 4-4 पीढ़ी को अभी अवैध कर रहे हैं। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं कि आज जो भी लोग SECL में कर्मचारी थे जिन्होंने 60 वर्ष तक यहाँ पर SECL में अपनी सेवाएं दी हैं,
वो जब रिटायर होते हैं और अन्यत्र शहर छोड़कर नहीं जाना चाहते, और अपने उसी मकान में रहना चाहते हैं जिसमें उन्होंने रहकर पूरा जीवन बिताया और नौकरी की और एससीसीएल को सेवा दी। और इतना ही नहीं, पूरे हमारे भारत में कोयले का जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया, जिससे पूरे देश के हमारे शहर गुलजार हुए, रोशन हुए, आज वो लोग अवैध हो गए। आज वो भारत के नागरिक हैं, उनका आधार कार्ड है, वो बरसों से 3-3, 4-4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ नौकरी की है। आज वो कहाँ जाएंगे अचानक? आज वो चिरमिरी शहर में रहना चाहते हैं। अगर एससीसीएल ने ऐसा कोई कानून लाया होता कि रिटायरमेंट के बाद एक इनकम लेके, एक पैसा लेके उनको या तो वो किराए से प्रति माह दे देते, या तो उनको बेच देते, उनका जो पीएफ ग्रेजुटी है उससे 3-4 लाख 5 लाख जो भी उस मकान की कीमत होती है, अगर वो दे देते तो उनके पास मालिकाना हक होता और वो उसको पैसा लगाकर अपना और रिनोवेट कराते और मजबूत करा लेते, तो आज ये स्थिति नहीं आती। पहली बात। दूसरी बात, एससीसीएल जहां से भी उत्खनन करता है वो उस जमीन को बंजर करके पहाड़ बनाकर छोड़ देता है, जबकि माइंस एक्ट के तहत यह नियम है कि आपको जहां से भी आपने ओपन कास्ट या माइनिंग की है वहां पे समतलीकरण करके आपको वापस राज्य शासन को देना है, जिससे वह जमीन आवंटित हो सके। नगर निगम चिरमिरी का यह एक संयोग है कि यहाँ पर जमीनें कम है, क्योंकि एससीसीएल चिरमिरी क्षेत्र के पास पूरी जमीनें लीज में है। जहां एससीसीएल ने उत्खनन कर लिया वहां पर भी, जहां उत्खनन नहीं किया वहां पर भी। आज अगर ये राज्य शासन को जमीन वापस करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास के तहत सभी को हम उन जमीनों को आवंटित करके पट्टा दिया जा सकता है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने यह पहल की भी थी और 300 लोगों को पट्टा मिला है। और राजीव गांधी आश्रय पट्टा के माध्यम से आज वो 2.5 से 3 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री आवास का है उसको लेकर वो अपना घर बना के रह रहे हैं। नजूल की भूमि पर भी प्रबंधन और यहाँ का जो जिला प्रशासन है वो खामोश है। एससीसीएल कोई काम करना नहीं चाहता, वह लोगों को अवैध कह देता है। आप ये बताइए कि कोयले अगर इस चिरमिरी की रत्नगर्भा धरती के नीचे से निकाला जा रहा है तो यहाँ के 3-4 पीढ़ी के जो लोग, जैसे आदिवासियों को जल जंगल जमीन का मालिक कहा जाता है, उस प्रकार से जो चिरमिरी के जो स्थायी निवासी हैं वो कहां जाएंगे? आज एससीसीएल ना ही जमीन शिवांश जी, करता है, अभी तो खैर दिसंबर में ही सरकार बनी है, उससे पहले तो पूरे 5 साल आपकी सरकार चली। आपने चिरमिरी के इन एससीसीएल क्वार्टर्स में रहने वाले लोगों के लिए क्या किया? आपने कितने मकान दिलाए, कितने लोगों को वहां से आपने अलग जगह पर व्यवस्थित किया? सर, हम लोगों की जब सरकार थी तो हमने राजीव गांधी आश्रय पट्टा से 300 लोगों को पट्टा दिलाया, पट्टे के माध्यम से उनको प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिली। उसके बाद हमने एससीसीएल पर लगातार दबाव बनाया कि वो इस प्रकार की जो भी मकान है वहां पर, जो भिलाई स्टील प्लांट में एक नियम है कि आप रिटायरमेंट होने के बाद आप जो अपना मकान है वो अपने जो कर्मचारी है उसको एक निश्चित कीमत पर बेच दें। अगर वो बेच देंगे तो मकान का मालिक उनका जो रिटायर्ड कर्मचारी वो हो जाएगा और उसको परिवार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। आज हमारा शहर जो है अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। आज लोग यहाँ से जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। रोजगार की यहाँ पर इतनी कमी है कि अब खदानें खुल नहीं रही। एससीसीएल भी निजीकरण की ओर आगे बढ़ चुका है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो 3-4 पीढ़ी से रह रहे हैं उनको ये अवैध कैसे कह सकते हैं? मैं इसका विरोध करता हूँ। आज सब एरिया मैनेजर यहाँ पे रह रहे हैं, 60 साल बाद जब ये रिटायर होंगे और 30 साल की नौकरी इनकी हो चुकी रहेगी, अगर ये चिरमिरी में रहना चाहेंगे तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं उनके पास क्या विकल्प है। अगर ये चिरमिरी छोड़कर नहीं जाना चाहते होंगे तो कहीं ना कहीं इनको चिरमिरी के किसी एससीसीएल क्वार्टर में रहना पड़ेगा, और ना ही इनके पास पट्टा है कि ये पट्टे से मकान बना ले। तो ऐसे में तो हमारा शहर दिन ब दिन अरुण जी की खत्म चिंता होता जाएगा। आपके तब मन में SCCL है, क्या उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एससीसीएल के सब एरिया मैनेजर हैं, छोटी पोस्ट नहीं है, अच्छा खासा पैकेज भी होगा और अरुण जी शायद रिटायरमेंट के बाद बढ़िया रिटायरमेंट लाइफ जिएंगे, मेरी ऐसे शुभकामनाएं हैं। लेकिन अरुण जी, एक सवाल मेरे मन में है और सवाल यह है कि जो कर्मचारी रिटायर हो गए उनके लिए क्या कोई व्यवस्था एससीसीएल की तरफ से है? किसी तरह की कोई पेंशन, कोई कुछ उन्हें कुछ भत्ते मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? नहीं, अभी जैसे श्रीवांश जी ने जिस बात को कहा, जो एससीसीएल के रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, अगर उनको ये मकान बेच दिए जाते और वो यहाँ रहना चाहते तो रहते, बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से इसकी जो पहल है ये एक पॉलिसी मैटर भी है कंपनी का, और शायद कोल इंडिया लेवल में इस चीज की चर्चा भी चल रही है कि जहां भी जो कर्मचारी हैं अगर वो रिटायर होने के बाद वहां रहना चाहते हैं तो वो एक निश्चित जो भी का नाम से डिस्कशन में जो आउटकम निकलेगा उतना पेमेंट करके वहां पे उस मकान में वो निवास कर सकते हैं। नहीं, देखिए ये एक अलग चीज हो गई और अरुण जी एक चीज अलग हो गई। और दूसरी चीज जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि आपने कहा रिटायरमेंट के बाद यदि ऑफर हो तो रिटायर कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी ये मकान खरीद ले। देखिए शहरों में जो फ्लैट बनते हैं, जो प्राइवेट बिल्डर्स बनाते हैं,
उनकी 70, 80, 90 साल की लाइफ होती है, उनको लीज पर दिया जाता है। और ये आपके बता रहे हैं कि 30 साल पहले बने थे ये फ्लैट्स, और 30 साल में इनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे कि 1947 से पहले देश का जब नक्शा तैयार हुआ हो तो शायद वो इन्हीं बिल्डिंग्स में तैयार हुआ हो। कोई जब 1857 की क्रांति हुई हो तो उसकी रूपरेखा यहीं बनी हो। 30 साल में ही इनकी ऐसी हालत हो गई। ये मकान बेचेंगे आप अपने पूर्व कर्मचारियों को? देखिए, पूर्व कर्मचारियों को ये बिल्डिंग लेना है या नहीं लेना है, उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। जो इच्छुक होगा वो लेगा, जो नहीं इच्छुक होगा नहीं लेगा। जिसको जो बेटर ऑप्शन समझ में आएगा वो करेगा। मतलब आप ये मानते हैं कि 30 साल में इस बिल्डिंग को इस तरह से जर्जर नहीं होना चाहिए था? क्योंकि अगर ये जर्जर नहीं हुआ होता तो शायद SECL के कर्मचारी वहां रह रहे होते और वहां अवैध कब्जे नहीं होते। नहीं, ये वाली जो बिल्डिंग है, ये इसका निर्माण जो है 30 साल से ऊपर का इसका लाइफ हो चुका है। तो आप मुझे बताएंगे ऑन एयर अभी कैमरा पर कि इसका निर्माण कब हुआ था, अगर आपको जानकारी हो सर? नहीं, अभी एग्जैक्ट तो हम कहना से उसका कब निर्माण तिथि ये नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना है कि ये काफी पुराना है और ये बहुत पहले से ही मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये मकान जर्जर स्थिति में है, रहने के लायक नहीं है। ठीक। और इसके शिवांश जी, पूर्व में देखिए, इसके अवैध पूर्व में कब्जा करके अगर लोग रह रहे हैं तो पहले बात तो ये गैर कानूनी है। दूसरी बात, आप वहां अपनी जान जोखिम में डालकर अगर ये आप चाहते हैं कि आपको पानी की, बिजली की वहां व्यवस्था दी जाए, तो अगर पानी की और बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से मिलने लगेगी तो फिर तो लोग और नहीं जाएंगे। तो ऐसे में फिर बात यह है कि एक ही तरीका समझ में आता है कि लोगों को किसी बेहतर जगह शिफ्ट किया जाए, वरना कोई चारा नहीं है। ये लोग रह रहे हैं और जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। सर, चिरमिरी की जो भी परिधि है वो SCCL ने पिछले लगभग 50, 60, 70 सालों से लीज पर ले रखी है। जहां पे इनका उत्खनन हो जाता है वहां पर भी ये समतलीकरण करने का और जो माइंस एक्ट के तरह उसको डेवलप करके वापस राज्य शासन को देने का जो इनका नियम है उसको ये फॉलो नहीं करते। मैं कैमरा में पूछना चाहता हूं हमारे सबेरिया मैनेजर सर से कि अभी तक जहां भी इन्होंने ओपन कास्ट या उत्खनन कंप्लीट कर लिया है, जैसे यहाँ पर एक कुरासिया क्षेत्र है या हल्दीबाड़ी से बड़ी बिहार एक रास्ता जाती है, उसके लेफ्ट में पूरे क्षेत्र है, वहां पर ये समतलीकरण करके वो राज्य शासन को जमीन या जिला प्रशासन को वापस क्यों नहीं करते? या जब इनका मकान खाली होता है तो ये जिला प्रशासन या नगर निगम को वापस क्यों नहीं देते, जिससे नगर निगम फिर उसको या तो डिमोरलाइज करना है या जो उसको तोड़ फोड़ के खत्म करना है या फिर नया किसी को आवंटित करना है, वो देखे। अब ये बताइए, यहाँ पे जो हमारे सबेरिया सर हैं, जितने भी प्लेन एरिया है वहां पे ये इन्होंने लीज पे ले रखी है जमीन। अगर किसी को घर बनाना है तो वो कहाँ पे बनाएगा? और ऐसे में तो शहर के अस्तित्व में खतरा मंडराएगा। धीरे धीरे करके अगर ये सबको भगा देंगे, हटा देंगे और लोग चले जाएंगे तो शहर आज जो हमारा नगर निगम है जिसकी आबादी 1.5 से 2 लाख थी पहले, नहीं, आपको नहीं लगता शिवांश जी कि अरुण जी की जो ये बात है, इसमें अरुण जी जो ये तर्क दे रहे हैं कि हम तो उसे खाली कर चुके थे, उसमें ताला लगा चुके थे, अगर ताला तोड़ के कोई व्यक्ति घुस जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा? वो जो तर्क दे रहे हैं वो आपको लगता नहीं कि सही है? मैं अरुण जी से पूछना चाहता हूं कि अगर वो रिटायर होने के बाद चिरमिरी में रहना चाहते हैं तो उनके पास क्या ऑप्शन है? अगर उनका मन, उनके बेटे की नौकरी यहां लग गई है किसी प्राइवेट सेक्टर में, या कोई बिजनेस उनका बेटा कर रहा है, उनके परिवार का कोई भी दोस्त यार या रिश्तेदार, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? ये ना ही जमीन हमको वापस कर रहे हैं, अगर ये पट्टे वाली जो जमीन होती है उसमें अगर वापस कर दें। इतनी तो पता नहीं चिंता अरुण जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं जरा पूछ लेता हूं। अरुण जी, बार बार शिवांश जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप रिटायरमेंट के बाद कहां रहने वाले हैं, क्या व्यवस्था आपकी रिहाइश की? चीज पूछना चाहूंगा, जहां पे बात जान की है वहां पे थोड़ा भावनाओं से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। ठीक है, जमीन से जुड़ाव होता है, सबका जुड़ाव होता है, होना भी चाहिए, लेकिन जान को जोखिम में डाल के जुड़ाव, ये किस तरीके का जुड़ाव, ये थोड़ा सा समझ से परे है। अगर हमको पता है ये जगह जर्जर है, यहाँ जान जा सकती है, उसके बाद भी ऐसे जगह को चिन्हित करना और अपने भावनाओं का तर्क देना, ये थोड़ा समझ से परे है। और रहा सवाल कि जो जगह जहां माइनिंग हो गई है जिसे हैंडओवर करने की बात है, तो अगर जमीन फॉरेस्ट से ली गई है तो वो तो फॉरेस्ट को हैंडओवर होगी।
फॉरेस्ट को हैंड ओवर होगी नहीं तो सर नियमों में उसको यह वन है कि अधिकार आप पट्टा जब लोगों को जमीन मिलेगा। हैंडओवर करेंगे तो और समतलीकरण जमीन करके वन पर करेंगे अधिकार उसका पट्टा उसका। करने की मिलेगा, वन प्रक्रिया अधिकार पट्टा जारी है। मिलेगा तो प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिलेगी। सीएसआर का इनका करोड़ों रुपए जो बंदर मार्ट होता है फंड का, इनके पास सीएसआर का बहुत सारा मद होता है, जो ये हमारे जो शहर है इससे 100-200 किलोमीटर दूर शौचालय बनाने में या इसमें भ्रष्टाचार करने में खर्च करते हैं। वो सीएसआर का पैसा जो हमारी जो खराब कॉलोनियां हैं उनके उन्नयन में क्यों नहीं कर देते? नहीं आखिर वो शिवांश भी जी लोग जो सुनिए सुनिए चिरमिरी में रह रहे सुनिए हैं, शिवांश इनकी जी, भी तो जहां तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानकारी है। है कोई कंपनी सीएसआर का इस्तेमाल कहां करेगी ये वो तय करती है। कितना कितना फंड किस जगह पर किस काम में वो लगाएगी वो तय करेगी। हम उसको निर्देशित तो नहीं कर सकते। हाँ, आप एक सुझाव जरूर दे सकते हैं उनको। अरुण जी, मैं आपसे बार बार एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या समतलीकरण आपने करके दिया जिस जिस आपने जगह को हैंडओवर किया, ताकि वहां बाकी काम हो सके? और हैंडओवर के लिए आपसे सरकार ने मांगा भी है या बस आप नहीं, हैंडओवर करते अभी चले जा रहे हैं अभी किसी वो भी क्या स्थिति नाम में? से प्रक्रियाधीन है। हमने वन विभाग की भूमि को चिन्हित करके वन विभाग को हैंडओवर करने के लिए एप्लीकेशन मूव किया हुआ है, और जब हैंडओवर हो जाएगा उसके बाद ही वो आगे की कार्रवाई हो पाएगी। अच्छा शिवांश जी, बात बताइए, इन 5 सालों में एसईसीएल की कुछ ना कुछ तो खदाने इलाका जमीन ऐसी रही होगी जो आपके सरकार में हैंडओवर हुई होगी। तो आपने कितनी हैंडओवर करा ली इनसे, कितनी वापस ले ली? समतलीकरण और तमाम नियमों के आधार पर इनसे कितनी जमीनें वापस ले ली आपने? हमने कई बार प्रत्याचार किया। केंद्र सरकार भाजपा की है पिछले 10 वर्षों से, और एसईसीएल जो की है बिल्कुल भी इस मुद्दे पर उदासीन है। जहां पर इनको जरूरत नहीं वहां पर भी ये जबरदस्ती कब्जा करके रखे हुए जमीन पर। ऐसे में तो शहर का विकास भी रुका हुआ है। आज ये हमारा एक भवन बन रहा है जो 3 करोड़ का है नगर निगम के माध्यम से, उसमें इन्होंने रोक लगा दी है ये कह के कि एसईसीएल की क्षेत्र है। वहीं 10 कदम पर दूसरा भवन है, उससे इनको कोई दिक्कत नहीं है। वो जो 3 करोड़ का भवन है वो आम जनता के लिए बन रहा था, लेकिन ये ना खुद कुछ करना चाहते हैं ना नगर निगम को कुछ करने देना चाहते हैं। मैं तो बोल रहा हूं जहां पर भी आज प्रॉब्लम है, जो बिल्डिंग गिर रही है, जहां मौत का खतरा है, वहां पर जितनी भी खाली बिल्डिंग है वहां पर लोगों को शिफ्ट किया जाए। और दूसरी बात, जो खाली जमीनें पड़ी है उसको राज्य शासन को, जहां पर इनका वो हो चुका है उत्खनन, उसको वापस किया जाए। वहां पर राज्य शासन पट्टा देगी, नजूल भूमि पर पट्टा देगी, इनसे वापस लेगी, वन अधिकार पट्टा देगी, वो राज्य शासन का विषय है। वो वन को दे दीजिए। वन को भी तो ये नहीं दे रहे ना। आज हमारा बहुत सारा डेवलपमेंट एसईसीएल के कारण रुका रहता है ना। ये खुद आज ये डीएवी स्कूल की एक सड़क है जहां पर 1200 बच्चे पढ़ते हैं, वहां कभी भी बड़ा खतरा, बड़ा हादसा हो सकता है। वो सड़क तक ये पिछले 50 साल से नहीं बना रहे हैं, उसमें इनका क्या जवाब है पूछिए। आज पब्लिक वेलफेयर में ये क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ कोयला निकालेंगे और यहाँ के जो लोग पिछले 100 साल से रह रहे हैं उनको ये अवैध कहेंगे, तो ये एकदम गलत बात है। जैसे देश का कोयला देश के लोगों का है, देश की सरकार का है, वैसे ही ये जो धरती है, यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो चिरमिरी के नागरिक हैं। एक तो और मैं उनको ये अधिकार है चीज ये चिरमिरी क्लियर में कर देना रहने का। चाहता हूं सर कि एक तो इस डिबेट में हमने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह जी को आमंत्रित किया था। बहुत देर से वो हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से वो हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ नहीं पा रहे हैं। शायद आपके इन सवालों का जवाब वो बेहतर दे पाते, क्योंकि आपका अरुण जी के साथ सीधा टकराव मैं नहीं चाहता। वो क्योंकि केंद्र राज्य सरकार के नियमों और उनकी आवंटन प्रक्रियाओं में बंधे हुए हैं। आप एक सियासी दल के प्रवक्ता हैं शिवांश जी, तो मैं चाह रहा था कि संतोष जी आपके इसके जवाब दें, लेकिन संतोष जी पहुंच नहीं पा रहे, वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। मेरा अरुण जी एक सवाल है आपसे। अगर एसईसीएल की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा हुआ तो क्या आपने इसके खिलाफ कोई एफआईआर, कोई शिकायत, कोर्ट में कोई आवेदन आपने लगाया, या आपने छोड़ दिया लोगों को उनके भरोसे? अरुण जी आपसे सवाल है सर। इनको अभी नोटिस सर्व करने के बाद में अभी क्या नाम से जिनका भी जवाब मिला है नहीं मिला है उसके में आगे कार्रवाई करते हुए बेदखली का आदेश पारित हो का नाम से अभी कुछ दिनों में होने वाला है। तो ये आप कोर्ट से कराएंगे? आप थाने में गए हैं अभी तक, या नोटिस आपने नहीं, अपने स्तर पर ये दिया? संपदा न्यायालय से कराएंगे। और मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि सर, जब इतनी बरसात हो रही है, अच्छे अच्छे मकान गिर जा रहे हैं, तो अभी तक आप इसका इंतजार कर रहे हैं, जबकि बारिश शुरू हुए 1 महीना हो गया है सर। इन लोगों को बार बार ये चीज कहा जा रहा है कि जगह खाली कर दें, ये जगह जो है रहने योग्य नहीं है, जर्जर है, लेकिन अब लोग मानने को तैयार ही नहीं है। आपकी जानकारी में क्या है, कब से ये लोग कब्जे करके यहाँ पर रह रहे हैं? आपकी जानकारी में कब, कितने साल हो गए? ये लगभग 20 साल से है। कितने सर? सॉरी, 20 साल से ऊपर होंगे। 20 साल से ऊपर। और तब से सर वो नोटिस ही चल रहा है, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की आपने?
अब इसके बाद जो है राज्य शासन को भी कार्रवाई के लिए जो है सूचित किया गया है कि इतने लोग अवैध यहाँ निवासरत हैं, लेकिन हाँ किसी कारणवश कार्रवाई आगे नहीं हुई है। ठीक, आपको लगता है कि कल को अगर कोई खुदा ना खास्ता हादसा हुआ तो उंगली आप पर भी उठेगी, एससीसीएल पर भी उठेगी? इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत छोटे आपके जवाब हैं, लेकिन चिंता बड़ी है एक सर। महत्वपूर्ण हाँ बिंदु शिवांश जी और बोलिए। है। मेरा सर ये कहना है आदरणीय अरुण सर से कि आप ये बताइए कि यहाँ तो अभी काफी स्थिति खराब हो चुकी है, लेकिन जहां पे भी स्थिति सही है या जो कॉलोनियां इनकी खाली हो रही हैं, अगर ये अपने जो रिटायर होने के बाद उनको नहीं बेचना चाहते या उनको किराए से नहीं देना चाहते, तो ये जिला प्रशासन या नगर निगम के सुपुर्द क्यों नहीं कर देते अपनी बिल्डिंग? क्योंकि अगर वो जिला प्रशासन या नगर निगम को दे देंगे तो यह पुनः उसका आवंटन भी करेगा और देखरेख भी करेगा, और इनके जो सर से उस चीज का जो टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगा, इनकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ना ये अपने एससीसीएल रिटायर्ड कर्मचारियों को देंगे, ना ही ये जिला प्रशासन को लौटाएंगे, ना ही ये नगर निगम को देंगे। तो बिल्डिंग जब खाली रहेगी तो कब्जा तो होगा ही। आज आप अपना घर खाली करके छोड़ के चले जाएंगे और वहां पर आसपास अगर कोई रह रहा है तो निश्चित रूप से वो कब्जा करेगा, अगर वो देख रेख में नहीं होगा तो आप उसको ताला लगाकर ऐसे छोड़ेंगे सर, तो आप जो तो ऐसा जरूरत बता रहे हैं कब्जा शिवांश जी करेगा। जैसे जब तक कानून नाम की हम कोई इस चीज ही प्रकार नहीं की- है। जब तक कि हम इस प्रकार की ये हरकत तर्क समझ जायज नहीं आया चलाते मुझे। रहेंगे, तब तक अगर इस ये इतनी प्रकार के आसानी से कब्जे आप कह रहे हैं होते कि अगर कोई बिल्डिंग खाली छोड़ देगा तो कब्जा हो ही जाएगा, ये इतनी आम घटना है क्या? कानून व्यवस्था कुछ है कि नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसलिए आम घटना है क्योंकि हमारा जो शहर है वह पूरा का पूरा एससीसीएल लीज पर है और यहाँ डेवलपमेंट और सारी चीजें पूरे एससीसीएल के केंद्र और नेतृत्व में है। कहीं ना कहीं अगर ये शहर में पट्टे की जमीन होती, दूसरी भूमि होती तो लोग वहां रहते, लेकिन जब यहाँ पे 20,000 लोग कर्मचारी थे और 1 लाख जनसंख्या थी, आज जब वो रिटायर हो गए और उनका बच्चा है, उनका परिवार है, वही उस मकान में है। 50% से अधिक कोई कब्जा नहीं हुआ है। आज अगर मैं 30 साल 40 साल नौकरी किया, उसके बाद मैं उसी मकान में हूँ जिसमें मैं पहले था। पहले मैं वैध रूप से था क्योंकि मैं एससीसीएल का एम्प्लॉय था, अब मैं ठीक, ये एससीसीएल का देखिए एम्प्लॉय नहीं हूँ, इस इसलिए मुझे डिबेट अवैध कहा जा रहा है। में हमने कोशिश की कि इसका कुछ हल निकले, और इसका हल यही है कि केंद्र राज्य स्तर पर ही अगर इन्हें कहीं विस्थापित किया जाएगा, कहीं बेहतर जगह मिलेगी लोगों को, तो जाहिर बात है लोग अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल तो स्थिति ये है कि जान जोखिम में डालकर रहने को ये लोग मजबूर हैं, अब वो चाहे वैध तौर पर रह रहे हो या अवैध तौर पर। लेकिन जब मौत आती है, हादसा होता है, तो वो ये नहीं देखता कि रहने वाला वैध तौर पर रह रहा है कि अवैध तौर पर। इसका जितनी जल्दी समाधान हो उतना बेहतर। बहुत धन्यवाद है आपका अरुण जी, शिवांश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।